हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के सामने हम एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज CDP का ना सीक्वेंस रूप से, क्रमबद्ध रूप से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसी दरमियान आपके सामने एक और अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस बार के प्रैक्टिस सेट में भी मैं बहुत ही अच्छे, शानदार और आपके एग्ज़ाम फ्रेंडली जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसलिए आपको अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे तो सेट नंबर 10 है। और कौन से टॉपिक से मैंने सारे क्वेश्चन लाया हूँ आज की क्लास में, तो वह है आपका समावेशी एवं प्रगतिशील शिक्षा। समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से आपके सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाले नहीं हैं, ये मेरी गारंटी है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बाल लिखा हुआ है लेकिन बाल यहाँ पे मिसटाइप है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, विशेष विद्यालयों को बढ़ावा देना, सभी बच्चों को समान अवसर देना और प्रतियोगिता बढ़ाना। ठीक है, तो आप जब भी समावेशी की कक्षा की बात होगी ना, तो उसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हों, ठीक है, मिश्रित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, मिश्रित संज्ञान लेवल के बच्चे, यानी कि सबकी अलग अलग क्षमता हो, सबका शारीरिक रूप से अलग अलग बच्चे हो, सक्षम हो, ठीक है, सभी को एक ही कक्ष में बैठा करके एक ही छत के नीचे शिक्षा दिया जाएगा। वही शिक्षा प्रणाली हमारा समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है कि सभी बच्चे को समान अवसर देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन देख करके कुछ लोग कह रहे होंगे कि आसान क्वेश्चन है। जी बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने जीरो से लेकर के हाई लेवल तक जाने का फैसला किया है। और इस वीडियो में, इस पूरे सेशन में आपको जीरो लेवल से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा में विविधता को माना जाता है। विविधता कहने का मतलब ये हुआ कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, विभिन्न क्षमता वाले बच्चे, विभिन्न शारीरिक क्षमता वाले बच्चे, विभिन्न भाषाई कौशल वाले बच्चे, ये जब एक साथ बैठते हैं तो इसको विविधता बोले जाता है। ठीक है, और विविधता को क्या माना जाता है? क्या समावेशी शिक्षा में विविधता एक समस्या का रूप है? नहीं। बाधा है? नहीं। कमजोरी है? नहीं। ये एक संसाधन है, क्योंकि विविधता से ना चीज़ों को समझाने में, समझने में एक शिक्षक को आसानी होती है और उसके अनुरूप वो अपना पठन जो विधि है या शिक्षण विधि है उसको चयन करते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री वगैरह उस ढंग से अपने हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक संसाधन के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम फ्रेंडली है। ठीक है, और आपको ये सेशन अच्छी लग रही है ना, तो सारे के सारे लोग एक बार दबा दीजिए लाइक वाले बटन को, और पहली बार जो लोग देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस कराई जाती है। आपकी एक भी क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर से छूटने वाले नहीं है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सारे ये जो क्वेश्चन है ना इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। देखिए, एक नया क्वेश्चन आ गया और आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, तो आपके सामने मैं पहले लिख देता हूँ VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का संबंध किससे है। देखिए, अभी आप जान रहे हैं कि समावेशी शिक्षा से जुड़े हम लोग यहाँ पर सेट लगा रहे हैं, तो सभी लोग मार दीजिएगा समावेशी शिक्षा। लेकिन अगर समावेशी शिक्षा ये चैप्टर नहीं रहता तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर जाते कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं आज तक। जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि रिजेक्ट करना, मतलब उसको सेलेक्ट नहीं करना। और पॉलिसी मतलब सर किसी को भी नहीं हटा सकते आप। जीरो रिजेक्शन मतलब किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा अच्छे घर से आ रहा हो या फिर कमज़ोर घर से आ रहा हो, उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी हो, कम हो, संज्ञान से वो अच्छे हो, या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या नॉर्मल हो, सबको आपको रखना है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इस तरह के जो संबंध होते हैं ना और शिक्षा प्रणाली होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है क्या? पाठ को पूरा करवाना? नहीं। सभी बच्चों की आवश्यकता को समझना? सी कह रहा है कि केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना? नहीं। अनुशासन को लागू करना? नहीं। समावेशी का मतलब क्या है कि सभी बच्चे की आवश्यकता को समझना, ये एक शिक्षक की प्रमुख दायित्व होती है। ऑप्शन नंबर इस तरह से आपके सामने बी चले जाएंगे। मैं आपसे एक बार और बोलना देना चाहता हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ना, सारे क्वेश्चन को आप खुद से करिए और उसके बाद ना आप काउंट भी करते चलिएगा कि आपके कितने गलत होते हैं। ठीक है, और जितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, आप हमें कमेंट में नीचे क्लास एंड होने के बाद ना ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अच्छी लग रही है ना
अपना सेशन तो लाइक करते जाइए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा का मूल विचार क्या है। अब आ गई हम लोग प्रगतिशील शिक्षा भी। प्रगतिशील शिक्षा भी ना एक अच्छा प्रणाली होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे समावेशी शिक्षा होती है ना, उसी तरह से प्रगतिशील शिक्षा भी ना पॉजिटिव प्रणाली है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मूल विचार क्या है कि शिक्षक केंद्रित अधिगम नहीं, पुस्तक केंद्रित अधिगम नहीं, परीक्षा केंद्रित अधिगम नहीं, इसका भी जो मूल विचार है ना यह भी है बाल केंद्रित अधिगम, यानी ये भी बालक के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6ठा क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ना ये देने वाले कौन हैं, ये लागू करने वाले कौन है, या फिर इसके समर्थक कौन है, किनके विचार से प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली जन्म लिया, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने स्किनर, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक और कोहलबर्ग। तो आप पाएंगे कि प्रगतिशील शिक्षा का जो प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं ना वो आपके जॉन डीवी हैं, और यही व्यक्ति जो है ना यही बाल केंद्रित शिक्षा के भी प्रवर्तक हैं। बाल केंद्रित जिसको ये जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है ना इसका भी यही प्रवर्तक है, और ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अभी आपके जस्ट पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने उसी से सारे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रवर्तक है ना वो है आपके जॉन डीवी प्रमुख में, ठीक है। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्या कठोर होना चाहिए, केवल मानक होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, या परीक्षा आधारित होना चाहिए। देखिए कठोर तो कभी आप रखिएगा नहीं, मानक भी नहीं रखिएगा। लचीला का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग अगर आप ये सोच रहे हो ना कि लचीला का मतलब टूट जाएगा जल्दी, टूटने वाला सामान, तो नहीं। लचीला का मतलब ये होता है यहाँ पे CDP में, पेडागोजी में, साइकोलॉजी में, कि लचीला का मतलब होता है कि जब चाहे तब आप उसमें सुधार कर सके, ठीक है। मतलब सुधार करने में आसानी हो, उसके लिए लचीला शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, यानी कि सुधार करने के योग्य होना चाहिए, बार बार उसमें सुधार आसानी से किया जा सके। क्यों? क्योंकि इसमें तो सभी तरह के बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे दिव्यांग भी होंगे, कुछ बच्चे शारीरिक से स्वस्थ भी होंगे, तो उसके अनुसार अगर चेंज करना पड़े तो आप अवश्य करेंगे एक शिक्षक, इसीलिए इसको लचीला बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही होगी आई होप। तो इसका 7वां का आंसर जो है ना सी सही हो जाएगा। अच्छी लग रही है ना तो लाइक करने में कंजूसी ना करिए, आप लाइक करिएगा, मोटिवेशन मुझे मिलेगी कि हाँ इतने लोगों ने पसंद किया, तो मैं अगली क्लास में ना और बेहतर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और अगर अच्छी लग रही है तो ही लाइक करिए, नहीं अच्छी लग रही है तो लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरे लिए यूजफुल है, समझ में आ रही है तो कर दीजिए लाइक, और आपके लिए यूजफुल है और आप चाहते हैं कि हमको मिस ना हो ये सारी वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ये सब वीडियो छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के पक्ष में है। ऑप्शन है आपके सामने कि विशेष बच्चे को अलग कक्षाओं में पढ़ाना, ये बिल्कुल नहीं होगा। सभी बच्चों को एक ही पद्धति में पढ़ाना, ये चल सकता है। विविध शिक्षण रणनीति का प्रयोग करना, ये उससे बेहतर है। और डी कह रहा है कि केवल लिखित मूल्यांकन करना। देखिए अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो आसान है सर, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन ऑप्शन आपके सामने ना, ये आप पहले काट दीजिएगा, ये भी काट दीजिएगा, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि सभी बच्चों को एक ही पद्धति से पढ़ाना। देखिए अब यहाँ पर एक ही पद्धति की बात हो रही है, एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात नहीं कही जा रही है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चे को आप बोर्ड पर लिखा करके पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज़, और कोई बच्चा चूँकि दिव्यांग बच्चा को भी एक ही कक्षा में पढ़ाना है, अगर मान लीजिए कि उसका वो आँख से कम दिखता है उसको, तो बोर्ड पर लिखा करके जो पढ़ा रहे हैं, सामान्य बच्चे तो पढ़ लेंगे लेकिन वो तो उस पद्धति से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी ना गलत हो जाता है। और ये विविध रणनीति का प्रयोग करिएगा ना, ये एकदम सही है। विविध का मतलब हुआ कि विविध क्षमता वाले बच्चे भी विविध रणनीति से चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ना सी इसका एकदम सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में सीखना माना जाता है, क्या माना जाता है सीखना के बारे में, रटने की प्रक्रिया है नहीं, निष्क्रिय है नहीं, ये सक्रिय है, ठीक है। केवल कक्षा तक सीमित है नहीं, ये पूरे जीवन तक सीमित है। अनुभव आधारित प्रक्रिया है, बिल्कुल। ये जो शिक्षा है ना क्या है, अनुभव आधारित प्रक्रिया है। 10वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में IEP, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि कोई खास यानी एक, जैसे मेरे अपने केवल हमारे बारे में आप यूज़ करेंगे तो इंडिविजुअल शब्द का यूज़ करिएगा, ठीक है। यानी कि IEP क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का उद्देश्य क्या है कि परीक्षा आसान बनाना नहीं, शिक्षक का कार्य कम करना नहीं, पाठ्यक्रम कम करना नहीं, विशेष आवश्यकता के अनुसार योजना बनाना। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि कोई खास चीज़ पे फोकस करना, यानी विशेष चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। तो विशेष आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाइए, यही होता है समावेशी शिक्षा में IEP का मतलब, ठीक है।
इसको आप VVI लगा लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हुआ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको 0 से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। IEP का मतलब क्या हुआ इसको भी देख लीजिए, और इसका मतलब क्या हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुसार जो है ना योजना को बनाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में अनुशासन होता है। अनुशासन क्या बाह्य होता है? नहीं। दंडात्मक होता है क्या? नहीं। कठोर होता है क्या? नहीं। आत्म अनुशासन होते हैं, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा और इसका एक और शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित, ठीक है। दोनों में आत्म अनुशासन ही होंगे, बाल केंद्रित, ठीक है। बाल केंद्रित, इसी को छात्र केंद्रित भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को छात्र केंद्रित भी बोला जाता है। तो दोनों में जो अनुशासन होते हैं ना, आत्म अनुशासन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग यानी पीर सपोर्ट का उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा बनाना? नहीं। शिक्षक पर निर्भरता? नहीं। अनुशासन बनाए रखना? नहीं। पारस्परिक सहयोग द्वारा, ठीक है। सहपाठी का सहयोग का मतलब क्या हुआ कि पारस्परिक सहयोग यानी एक दूसरे को चीज़ों को करने में सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो बच्चे कम योग्य होते हैं ना, कम योग्य होते हैं, वो भी चीज़ों को आसानी से करवाते हैं। ऑप्शन नंबर ना इसका सी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि जब शिक्षक विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण रणनीतियाँ अपनाता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? देखिए, जब विभिन्न क्षमता वाले बच्चे हैं यानी व्यक्तिगत विभिन्नता वाले कक्ष है, यानी आप सीधा कहिए कि समावेशी कक्ष है, ठीक है। उसमें क्या करता है कि शिक्षण की रणनीतियाँ अलग अलग अपनाता है ताकि वो सब सीख सके। तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? समान अधिगम? नहीं। अनुशासन सिद्धांत? नहीं। रटंत अधिगम? नहीं। वैयक्तिक विभिन्नता, क्योंकि विभिन्न क्षमता वाले बच्चे हैं, उसके लिए अलग अलग रणनीतियाँ बनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा, वैयक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत से अधिक जुड़ी है? ऑप्शन है आपके सामने व्यवहारवाद, मानवतावाद, अनुशासनवाद और परंपरावाद। तो समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ी हुई है ना, तो आपके सामने और जो ऑप्शन है आ जाएंगे ना, वो हो जाएंगे मानवतावाद। क्या हो जाएंगे? मानवतावाद। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो मानवतावाद। इसको VVI लगा लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो मानवतावाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने परीक्षा परिणाम सुधारना, आज्ञाकारी नागरिक बनाना, लोकतांत्रिक और जिम्मेदार नागरिक बनाना और केवल ज्ञान देना। देखिए, परीक्षा परिणाम से कोई मतलब होता नहीं, आज्ञाकारी नागरिक बना सकते हैं, लेकिन उससे सटीक ऑप्शन जो है ना आपके सामने सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक। इसमें आपके आज्ञाकारी सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ऑप्शन नंबर ना इसका इस तरह से आप पाएंगे सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से सभी लोग ना, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन अच्छी लग रही है ना, तो सारे के सारे लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर से आगे बढ़िए। सेशन के अंत में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, कैसी लगी ना, आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। कितनी अच्छी लगी, नहीं लगी, समझ में आई, नहीं आई, सब कुछ बताइएगा। साथ ही साथ कितने सही हुए ना आपके, वो सारी चीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में सहपाठी सहयोग। फिर ये क्वेश्चन ना रिपीट हो गया है शायद, ठीक है। ये अभी जस्ट मैंने कराया हूँ कि समावेशी कक्षा में सहपाठी सहयोग का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि छात्रों एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 17वां है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ना मैं लगभग हर एक दिन ना एक आ जाता है हमारे सेट में, क्योंकि ये है बहुत VVI, ठीक है। कभी भी आपके कोई भी सब्जेक्ट का पेडागोजी बना रहे होंगे, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, अगर शिक्षक की भूमिका पूछा जाएगा ना, तो हमेशा आप मार्गदर्शक का मारिएगा, पथ प्रदर्शक का मारिएगा, सुगमकर्ता का मारिएगा। ये 3 वर्ड आप याद रख लीजिए। इन्हीं 3 वर्ड में से ना एक वर्ड आपको वहाँ पर दिए रहेंगे, और इसको आप सटीक ढंग से क्लिक करके आ जाइएगा, उसी को मार के आइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। सहायक उपकरण का मतलब क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री जो आपके दृश्य सामग्री भी होते हैं, श्रव्य सामग्री में होते हैं, और श्रव्य दृश्य सामग्री ये भी होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? केवल परीक्षा के लिए? नहीं। सीखने में बाधा बनाने के लिए? नहीं। बच्चों को अलग करने के लिए? नहीं। सुलभ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सुलभ बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे उससे जल्दी सीख सके,
कोई बच्चे हो सकता है सुन करके सीखेंगे तो उसके लिए श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, देख करके सीखेंगे, इसलिए उसके लिए दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है, कोई बच्चा देख भी सकता है, सुन भी सकता है, तो उसके लिए दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री का उपयोग करेंगे एक साथ वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप आएंगे ऑप्शन नंबर ना इस क्वेश्चन के लिए सी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम जुड़ा होता है किससे? समाज और जीवन से चल सकता है। केवल लगा हुआ है तीनों में, तो इसको सीधे काट दीजिए। वैसे पढ़ के देखिए, केवल पुस्तक से नहीं, केवल परीक्षा से नहीं, केवल शिक्षक से नहीं, यानी कि ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। समाज और जीवन से जुड़े होते हैं जो भी पाठ्यक्रम प्रगतिशील शिक्षा में बनाए जाते हैं, वो ऑप्शन नंबर ना ए सही हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में भाषा और संस्कृति की विविधता को क्या करनी चाहिए? जो भी विविधता लेकर के बच्चे आते हैं ना पृष्ठभूमि से, अपने अपने पृष्ठभूमि से, उसको अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए, समस्या कभी नहीं माना जाना चाहिए, हटाया भी नहीं जाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक दो शब्द और बने हुए हैं। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित, उसको प्रोत्साहित करना। एक और नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें दे दिया जाएगा हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित आप कभी नहीं करिएगा। ये सारे कुछ टर्म हैं जो सीटेट बार बार यूज करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दिया हूँ। तो इस तरह के जो भी शब्द आपको मिलेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रह करके चीज़ों को हल करने का प्रयास करिएगा, आपका आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है? क्या यांत्रिक है यानी मशीन वाला? नहीं। निष्क्रिय? नहीं। रटंत? नहीं। समस्या समाधान आधारित? यानी ऑप्शन नंबर ना सी हो जाएंगे कि इसमें समस्या भी रखिए, समाधान भी करवाइए बच्चे से, इसमें सक्रिय रखिए, बच्चे को खोजने का मौका दीजिए, कुछ रचना करने का अवसर दीजिए, बोलने का अवसर दीजिए, खुद से करने का अवसर दीजिए, खुद से विचार करने का अवसर दीजिए, अमूर्त चिंतन करने का अवसर दीजिए। ये सारे के सारे चीज़ ना प्रगतिशील शिक्षा के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसी तरह से पाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? केवल वाले पहले हटा दीजिए। सरकार पे? नहीं। केवल पाठ्यपुस्तक पे? नहीं। केवल प्रणाली पे? नहीं। शिक्षक के दृष्टिकोण पे? ऑप्शन नंबर आपके सामने सी सही हो जाएंगे। देखिए, केवल वाले इसलिए हटा देते हैं क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव नहीं लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये सारे के सारे तो हो गए नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने एक टैग वर्ड पढ़ा था, उसको हटा देना है और जो पॉजिटिव है उसको चयन कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। 23वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में परियोजना विधि का उद्देश्य क्या है? परियोजना का मतलब क्या होता है कि घूम फिर करके चीज़ों को करना। ठीक है, मतलब परियोजना कहने का मतलब कि ये प्रदर्शन विधि भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अन्वेषण विधि, खोज विधि। ठीक है, यही सारी चीज़ जो है ना एक पॉजिटिव विधि होती है जिसमें पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना, एक कभी नहीं होगा। अनुभवनात्मक अधिगम कराना, ठीक है, ये होगा। उसी का राय कि परीक्षा में अंक बढ़ाना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं। परियोजना का मतलब क्या होता है ना कि भ्रमण विधि, इसको इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे को क्या होता है ना कि खुद से वो चीज़ें करवाई जाती है, घुमाई जाती है, दिखाई जाती हैं, तब जाकर के चीज़ों के क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अनुभव के माध्यम से अधिगम करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में विविधता को समस्या नहीं बल्कि संसाधन माना जाता है। यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? अब आ गई ना बात यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा BBI क्वेश्चन है क्योंकि ये लाइन आपको कई बार मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये जो वर्ड आपके सामने है ना ये बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम जगह इस तरह के क्वेश्चन कराए भी जाते हैं, इसलिए इसको गौर से करिएगा। देखिए, समावेशी शिक्षा के संदर्भ जब भी बोला जाएगा ना तो उसको आप एक ही नाम याद रखिएगा, मानवतावादी। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? मानवतावादी पे, इसलिए विविधता को समस्या नहीं बल्कि संसाधन के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है ना ये मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो दोस्तों ये सेशन अच्छी लग रही है ना तो फटाफट साढ़े के साढ़े लोग ना एक बार लाइक कर दीजिए, अच्छी लग रही है तो। ठीक है, और पहली बार देख रहे हैं ना तो इसको अपने प्रैक्टिस को और अच्छा मोड़ देने के लिए, ठीक है, उत्कृष्ट बनाने के लिए ना हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्त लोग कहीं भटक रहे हैं ना इधर उधर तो उनको भी बोल दीजिए कि ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करना है, लिंक शेयर कर दीजिए, वो लोग भी तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का ना ऑप्शन नंबर आपके सामने 20 सही हो जाएंगे। 25वां क्वेश्चन है कि जब विद्यालय सभी बच्चों को समान कक्षा में समान अवसर देता है तो यह किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? देखिए, सभी बच्चों को चाहे कोई भी बच्चा हो उसको समान अवसर देगा, समान कक्षा में, केवल समान अवसर ही नहीं बल्कि समान कक्षा में बैठा के अवसर देगा। ठीक है, तो वो एक विशेष विद्यालय नहीं हो सकता। अगर अलग विद्यालय में बैठाएगा
तब जा करके विशेष हो जाएगा। ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक नहीं होगा, वैकल्पिक नहीं होगा, ये हो जाएंगे आपके समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने 25 क्वेश्चन लेकर के आया था। समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ये तो पक्की है कि 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे सभी सब्जेक्ट मिला करके। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसी 25 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। लैंग्वेज चेंज रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, आप लोग फटाफट वहाँ से मार के आइएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से अगर सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है ना तो एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर के फिर से आ सके। तो ये हमारा 10वां सेट था। आगे कल के क्लास में ना हम लोग 11वां सेट को करेंगे, प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, और इससे बड़ी जो जानकारी एक और दे दूँ मैं आपको कि आप लोग अगर हमारे ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं ना तो इस नंबर पर मैसेज कर देना है, सिंपली कॉल नहीं करिएगा कोई भी लोग। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि कॉल नहीं करिएगा। ठीक है, केवल मैसेज कर दीजिएगा, आपकी समस्या वहाँ पे हल हो जाएगी, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ से जुड़े रहने पे आपके ढेर सारे बेनिफिट मिलने वाली है, जानकारी यही मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और साथ ही साथ कितने सही हुए आपके 25 में ना ये भी आप हमें बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, और हमारे साथ प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में सेट नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपको इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।